वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 19 अक्टूबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में है, जिसे हाल फिलहाल में रिलीज किया गया है। किसने इसे प्रोड्यूस किया? दो एंटिटीज इसमें इन्वॉल्व रही, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ओपीएचआई ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इसका की पर्पस क्या होता है कि जो पॉवर्टी होती है वो यूनिडायमेंशनल नहीं होती, जहां पर आप केवल लेवल ऑफ इनकम के बेसिस पे डिसाइड करो कि कोई व्यक्ति गरीब है अथवा नहीं है। रेदर पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल होती है, तो आपको कई सारे अन्य डायमेंशंस भी इवेलुएट करने होंगे जब आप पॉवर्टी को इवेलुएट करने जा रहे हो। इसीलिए इसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहा जाता है, जहां पर 100 से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ को एमपीआई में इवेलुएट किया जाता है। 3 डायमेंशंस में ये इवेल्युएशंस होते हैं, दोज आर हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। 10 इंडिकेटर्स इन 3 डायमेंशंस में होते हैं, जिनको तीनों डायमेंशंस में इक्वल वेटेज दिया जाता है। हालांकि एक पार्टिकुलर इंडिकेटर का जो वेटेज है वो डिफरेंट हो सकता है। अगर आप इसे ग्राफ में देखना चाहें तो आप ऐसे देख सकते हो कि 3 डायमेंशंस हैं, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। हेल्थ के भीतर 2 इंडिकेटर्स होते हैं, न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी। एजुकेशन में भी 2 होते हैं, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस। जबकि लिविंग स्टैंडर्ड में 6 इंडिकेटर्स होते हैं, कुकिंग फ्यूल किस प्रकार का हो रहा है, लकड़ी या कंडे तो इस्तेमाल नहीं हो रहे, मतलब जो एलपीजी कनेक्शन है वो है कि नहीं है, सैनिटेशन का क्या लेवल है, उनके पास जो शौचालय है वो उपलब्ध है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर की क्या व्यवस्था है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है या नहीं है, घर पक्का मकान है कि या कच्चा हाउस है, छप्पर है, एसेट्स क्या है, कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर, ये सारी चीज़ें हैं अथवा नहीं है। ये सारी चीज़ें भी इवेल्युएशन में ली जाती हैं जब एमपीआई को इवेल्युएट किया जाता है। अगर आप इसके डायमेंशंस को याद रखना चाहें तो ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पर जो 3 लेटर्स आपको मिलेंगे, दोज विल बी HEL। तो ऐसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जब मल्टी डायमेंशनली पुअर होता है तो उसकी लाइफ हेल बन जाती है। हेल का मतलब आप लोग जानते हो, बट स्पेलिंग को HEL रखना, तो आपको ये तीनों डायमेंशन याद रहेंगे, दोज आर हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। जो ग्लोबल एमपीआई है वो ये दिखाता है कि मल्टी डायमेंशनली पुअर अगर कोई व्यक्ति है, मतलब कैसे इवेलुएट करते हैं। अगर जो भी यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, कोई भी फैमिली या कोई भी इंडिविजुअल अगर 1/3 से ज़्यादा इंडिकेटर्स में डिप्राइव्ड मिल जाए तो ये मान लिया जाएगा कि वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। एमपीआई को कैलकुलेट किया जाता है 0 से 1 के बीच में। वैल्यू जितनी ज़्यादा हो वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा हायर पॉवर्टी में है, वैल्यू जितनी कम सिचुएशन उतनी बेहतर। इवैल्यूएशन में क्या निकल के आया है? 111 डेवलपिंग कंट्रीज जहां पर 610 करोड़ लोग रहते हैं, उनमें से 19.1% यानी कि 120 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। इनमें से आधे से ज़्यादा सीवियर पॉवर्टी में रह रहे हैं। इंडिया का क्या स्टेटस है? यहाँ पर यह बताया गया कि जहां जो पॉवर्टी थी वो पहले 2005-6 में अगर आप इवेल्युएट करें एमपीआई को तो इंडिया में ये 55.1% थी, ये घटकर 16.4% हो गई है 2019 से 21 में। तो इवेल्युएशन में ये है कि 41.5 करोड़ लोग एमपीआई से बाहर आए हैं इन 15 सालों के समय में, 2005-6 से 19-21 के बीच में, जिसमें से 2/3 लोग पहले 10 साल में बाहर आए और 1/3 लोग अगले 5 सालों में बाहर आए। तो मिला के बड़ी संख्या में जो भारत में लोग हैं वो एमपीआई से धीमे धीमे बाहर आ रहे हैं। गवर्नर की बात करते हैं। केरला के गवर्नर ने हाल फिलहाल में वार्न किया है वहां के मिनिस्टर्स को कि अगर उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स देने शुरू किए जिससे कि गवर्नर के पद की गरिमा कम होगी तो वो एक्शंस इनवाइट करेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें उनके पद से हटा दिया जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि स्टेट्स में जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके चांसलर गवर्नर होते हैं और उनके पास अधिकार होता है कि वो वीसी यानी कि वाइस चांसलर को अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में केरला की सरकार ने यूनिवर्सिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट को पास किया, जिसके माध्यम से वो वीसी के इस अधिकार को, ये जो वीसी अपॉइंट करने का अधिकार है गवर्नर का, उसको छीन रहे थे। इस बात को लेकर गवर्नर ने आपत्ति जताई और उस बिल को साइन करने से मना कर दिया। इसके बाद गवर्नमेंट मिनिस्टर्स की ओर से कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं और जब स्टेट के लेजिस्लेचर ने किसी बिल को पास कर दिया है तो उसे साइन क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसे कई सारे स्टेटमेंट सुनने के बाद उन्होंने ये बात कही कि आप ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे सकते जिससे कि गवर्नर की पद की गरिमा कम हो। अब सवाल ये है कि क्या गवर्नर के पास सच में ये अधिकार है कि वो किसी भी मिनिस्टर को उसके पद से हटा सकते हो? इसके संबंध में आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को खंगालिए। आर्टिकल 163 ये बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें चीफ मिनिस्टर भी शामिल होंगे, वो एड एंड एडवाइस देंगे गवर्नर को, जिसके माध्यम से वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, जब तक कि कोई ऐसा फंक्शन ना हो जिसके बारे में गवर्नर को ऐसा लगता हो कि ये उन्हें अपने डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे करना चाहिए। आर्टिकल 164 पर आइए।
यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो होते हैं उनको गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और बाकी के मिनिस्टर्स को चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे गवर्नर अपॉइंट करते हैं। और ये सभी लोग अपने पद पे तब तक बने रह सकते हैं जब तक कि प्लेजर ऑफ द गवर्नर है। आर्टिकल 174 क्या कहता है कि गवर्नर के पास अधिकार होगा कि वो सम्मन, प्रोरोग और डिसॉल्व कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को। बाई कन्वेंशन ऐसा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही करते हैं जिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस हो असेंबली में, मतलब उनके पास मेजोरिटी हो। आर्टिकल 200 ये बोलता है कि जब भी कोई बिल गवर्नर के पास जाता है तो उनके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। वो बिल को अपनी एसेंट सहमति दे सकते हैं, एसेंट विदहोल्ड कर सकते हैं, बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हैं, या फिर बिल को रिटर्न कर सकते हैं लेजिस्लेचर के पास कि आप इसको रिकंसिडर करिए, और अमेंडमेंट भी सजेस्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर ही काम करते हैं। इस रेफरेंस में किसी भी मंत्री को यानी कि मिनिस्टर को अगर उसके पद से हटाना है तो उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस की आवश्यकता होगी। ये उनका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता और इसे वो इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। इस बारे में जो रूलिंग पार्टी है केरला में, उनका ये कहना है कि गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने प्रेसिडेंट के इंटरवेंशन की भी बात कही। तो ये पूरा मामला है जो केरला का चल रहा है। इस रेफरेंस में हमने गवर्नर के अधिकारों के ऊपर भी चर्चा की। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में है। हाल ही में भारत को आपके 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिल गए हैं जिनका नाम DY चंद्रचूड़ है, यानी कि धनंजय वाई चंद्रचूड़। क्वालिफिकेशन क्या होती है CJI के लिए? उनके लिए ज़रूरी है कि वो भारत के नागरिक हों, उन्होंने या तो 5 साल तक हाई कोर्ट के जज के तौर पे काम किया हो किसी एक या किसी 2 हाई कोर्ट में लगातार, या फिर उन्होंने 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में लगातार एडवोकेट के पद पर काम किया हो, और प्रेसिडेंट की निगाह में वो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो, मतलब उन्हें लॉ की अच्छी जानकारी हो। CJI के अपॉइंटमेंट का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। उसका क्लॉज 2 इस बारे में बात करता है। उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। जहाँ तक CJI की बात है तो जो आउटगोइंग CJI होते हैं जिनका पद हाल फिलहाल में समाप्त होता है, वो अपने सक्सेसर यानी कि उत्तराधिकारी का नाम रिकमेंड करते हैं। यूनियन लॉ मिनिस्टर के पास जब ये रिकमेंडेशन चली जाती है तो वो उसे प्राइम मिनिस्टर के पास भेज देते हैं, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि आप इनको अपॉइंट कर दीजिए। सेकंड जजेस केस जो 1993 में आया, वहां पे इस बात को स्पेसिफाई कर दिया गया कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उन्हें ही नए CJI के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा, और इस परंपरा को फॉलो किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम होता है उसे हेड करते हैं CJI। हालांकि उनके अलावा 4 सीनियर मोस्ट जज और भी होते हैं। कोलेजियम जुडिशरी में अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर जो जजेस का होता है उसका एक सिस्टम है। ये 3 जजेस केसेस के माध्यम से इवॉल्व हुआ है। इसके बैकग्राउंड में कोई पार्लियामेंट का एक्ट नहीं है जिसके बेसिस पे कोलेजियम बनाया गया हो। CJI के पास कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी होती हैं, इसीलिए उन्हें मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है। मास्टर ऑफ रोस्टर का मतलब ये होता है कि वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा केस किसके द्वारा सुना जाएगा। देखिए, बहुत ही कॉमन है कि उन्हें जो पद दिया जाता है वो बाकी लोगों के जैसा ही होता है, वो सभी जजेस के इक्वल ही होते हैं। हालांकि इस रेफरेंस में उन्हें प्रीमस इंटर पैरिस कहा जाता है। इसका मतलब होता है फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल, है तो वो सबके बराबर लेकिन वो उनमें से पहले हैं। जो एडजुडिकेटरी रोल होता है यानी कि केसेस को सुनना, वो तो काम उनका है। इसके अलावा वो कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में उनके पास ये अधिकार होता है कि वो ये डिसाइड करें कि किस बेंच के द्वारा कौन सा केस सुना जाएगा। CJI ये भी डिसाइड करते हैं कि एक केस को सुनने में जो बेंच बनेगी उसमें ओवरऑल कितने जज होंगे, ये भी उन्हीं का अधिकार है। और ऐसा करते वक्त उन्हें ना तो किसी कोलेजियल कंसेंसस की जरूरत पड़ती है, यानी कि जो बाकी के 4 जज हैं उनसे उन्हें पूछना नहीं पड़ता, और उन्हें इस रेफरेंस में कोई रीजन बताने की भी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कह दिया कि ये केस ये 3 लोग सुनेंगे तो वही 3 लोग सुनेंगे। क्यों, कैसे सुनेंगे, इसका मतलब नहीं है। उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया। उन्हें कैसे उनके पद से रिमूव किया जा सकता है? उन्हें रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा एक ऑर्डर के माध्यम से, लेकिन इस ऑर्डर को तभी पास किया जा सकता है जबकि पार्लियामेंट इसे एड्रेस करे और प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट करे। पार्लियामेंट ये जो ऑर्डर प्रेजेंट करती है प्रेसिडेंट के पास, उसके बैकग्राउंड में एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। मतलब इस संबंध में स्पेशल मेजोरिटी से एक प्रस्ताव पास होना चाहिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में अलग अलग। और यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मतलब जितने भी लोग हाउस में टोटल मेंबरशिप रखते हैं उसके आधे से ज्यादा लोग इस रेफरेंस में वोट करें। और ये जो आधे से ज्यादा लोगों की मतलब जो मेजोरिटी का मामला है, ये हाउस के प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। ये भी एक प्री कंडीशन रहेगी। क्या ग्राउंड्स हैं, आखिर उन्हें उनके पद से क्यों हटाया जाएगा? जो ग्राउंड्स हैं दोज आर मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। इसका जिक्र आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में मिलता है। अब यहाँ पे मिसबिहेवियर का मतलब ये नहीं है कि वो किसी के ऊपर चिल्ला दिए हों या फिर उन्होंने किसी को थप्पड़ लगा दिया हो। मिसबिहेवियर का मतलब ये है कि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को सही तरीके से फॉलो नहीं किया, इसे ही मिसबिहेवियर माना जाता है। इनकैपेसिटी का मतलब ये है कि वो सही तरीके से अपना जजमेंट देने की कैपेसिटी में नहीं है।
रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो सीजीआई का ऑफिस होता है वो आरटीआई एक्ट के एम्बिट में आता है, मतलब उनसे जानकारियां ली जा सकती हैं उनके बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्रीन क्रैकर्स के बारे में है। केवल ग्रीन फायर क्रैकर्स ही दिल्ली में बेचे जाएंगे दिवाली के समय पे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बिकॉज पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल जाता है। ये ग्रीन क्रैकर्स लो एमिशन क्रैकर्स होते हैं, इसमें हार्मफुल केमिकल्स कम होते हैं या नहीं होते हैं, जैसे कि सल्फर, नाइट्रेट, आर्सेनिक, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, बेरियम, और इसकी मदद से 30% तक पोल्यूशन कम किया जा सकता है जो नॉर्मल फायर क्रैकर्स से होगा। यहाँ पर इनकी आवाज़ भी कम होती है। इन जनरल जो आवाज़ होती है वो 160 से 210 डेसिबल तक होती है। 210 ऐसे लिखेंगे ना, 210 डेसिबल तक होती है, बट यहाँ पे जो आवाज़ होती है वो 100 से 130 डेसिबल्स के बीच होती है। इसमें ग्रीन लोगो होता है, क्यूआर कोड भी होता है, जिससे आप पता कर सकते हो कि ये ग्रीन क्रैकर है अथवा नहीं है। देखिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने इनको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, श्वास, स्टार और सफल। श्वास का फुल फॉर्म है सेफ वाटर रिलीजर। जब ये क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं तो इसमें वाटर वेपर्स निकलते हैं, तो जो डस्ट पार्टिकल्स इसमें से निकलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट या सल्फर गैसेस निकलती हैं, ये उन पार्टिकुलेट डस्ट को दबा देता है, तो 30% तक उनको ये रिड्यूस कर देता है। इसके जो वाटर वेपर्स होते हैं ये इसका फायदा हो जाता है। फिर आता है स्टार, सेफ थर्माइट क्रैकर। इसमें पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर नहीं होता। फर्दर ये पार्टिकुलेट मैटर भी कम रिलीज करते हैं, इनकी साउंड इंटेंसिटी भी कम होती है। सफल की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम। नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें एल्यूमिनियम का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है और इसमें इसकी जगह पे मैग्नीशियम का इस्तेमाल होता है। फर्दर साउंड भी कम होता है ट्रेडिशनल क्रैकर्स की तुलना में। तो श्वास, स्टार और सफल का इस्तेमाल करिए, एनवायरमेंट को भी बचाइए और दिवाली का आनंद भी उठाइए। कन्वेंशनल फायर क्रैकर्स की बात करें तो इसमें चारकोल और थर्माइट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी होते हैं। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का क्या काम होता है, अगर कोई साइंस वाला हो तो बताए कमेंट बॉक्स में। फर्दर जैसे नाइट्रेट्स हैं या फिर क्लोरेट्स हैं, सल्फर एजेंट्स हैं या कलरिंग एजेंट्स हैं, उनका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। इसमें कुछ साल्ट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, स्ट्रोंटियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम और कॉपर के, और कुछ वाइट मेटल्स भी यूज़ होते हैं जिससे ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर रिलीज होते हैं। ये एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, इनका साउंड भी ज़्यादा होता है, 160 से 200 डेसिबल होता है, तो ये भी नुकसानदेह होता है। तो कन्वेंशनल फायर क्रैकर्स की तुलना में ग्रीन क्रैकर्स अच्छा विकल्प है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना MA के बारे में है। PM जय MA योजना आयुष्मान कार्ड। अगर आपने अभी तक MA नहीं किया है तो आप इस योजना के तहत अपना MA कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, ये ऐसी कोई योजना नहीं है जहां पर आपको मास्टर्स करवाया जाए। प्राइम मिनिस्टर ने भी हाल ही में इस योजना को शुरू किया है। इसमें देखिए हाल फिलहाल में कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो मुख्यमंत्री अमृतम योजना है, उसके आयुष्मान कार्ड अभी गुजरात में रिलीज किए गए हैं। देखिए मुख्यमंत्री अमृतम योजना जो है ना, ये गुजरात की स्टेट स्पेसिफिक योजना है, जिसे 2012 में लॉन्च किया गया था एज आई कैन रिकॉल। उसके बाद जब प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना आई, अगर आप देखो तो जो आयुष्मान भारत योजना है ना, इसके 2 बेसिक कंपोनेंट है। पहला है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तो बनाए जाते हैं ताकि मेडिकेशन वगैरह दिया जा सके, और जो PM जय है इसमें ये 5 लाख पर एनम तक का इंश्योरेंस मिलता है। तो जब ये योजना आ गई 2018 में, तो इसी के साथ जो गुजरात की स्टेट स्पेसिफिक योजना थी मुख्यमंत्री अमृतम, उसे जोड़ दिया गया। तो अभी जो कार्ड्स रिलीज किए जा रहे हैं ना, वो दोनों को एक साथ मिक्स करके रिलीज किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से ये काइंड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है। इसमें 5 लाख तक का आप जो ट्रीटमेंट है वो करवा सकते हो। तो काइंड ऑफ एक ATM कार्ड समझ लीजिए, जिसका इस्तेमाल करके आप 5 लाख तक का इलाज करवा सकते हो। अगर कोई दिक्कत आती है, बीमारी आती है, तो 30 से 40 सालों में 1.5 to 2 करोड़ वर्थ का ट्रीटमेंट हो सकता है 5 लाख पर ईयर के हिसाब से। आयुष्मान कार्ड जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और MA जो गुजरात स्पेसिफिक योजना है मुख्यमंत्री अमृतम योजना, दोनों को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी गाइडलाइंस के माध्यम से रिलीज किया जा रहा है। तो बेनिफिशियरीज को एक को कार्ड मिलेगा, को ब्रांडेड बोल रहे हैं ना, मतलब दोनों ही उस पर ब्रांडेड रहेंगे कि हाँ ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना MA ये लोगों को गुजरात के जो हैं उनको फ्री ट्रीटमेंट गुजरात के बाहर भी अवेल करने को लेकर सहूलियत दे देगा। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 5 लाख पर फैमिली पर एनम का प्रावधान है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन अवेल किया जा सकता है। 2018 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक के बारे में है। यूनिवर्सिटी ऑफ रेलवे ने अभी हाल ही में इंडिया का पहला एल्यूमिनियम फ्रेट रेक लॉन्च किया है और उसका नाम है 61BOBRNALHSM1।
आज के लिए इतनी ABCD काफ़ी है, चलो ठीक है। इसी भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से भी लॉन्च किया गया है, ये इसका नाम है। अब ठीक है, इतने सारे लेटर्स हैं तो क्या करें। अब देखिए रेक क्या होता है, जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं ना खूब सारे, उन ट्रेन के डिब्बों को आप एक साथ रेक बोलते हो, तो इतना टेक्निकल नहीं है। अब ये एल्यूमिनियम फ्रेट रेक है, तो मतलब यहाँ पे जो डिब्बे बनाए गए हैं वो एल्यूमिनियम के बनाए गए हैं। फ्रेट मतलब ये सामान ढोने वाले डिब्बे हैं, जो ऐसे डिब्बे होते हैं, तो एल्यूमिनियम के डिब्बों का एक जो चेन है जिसे आप रेक बोलते हो वो भी बनाया गया है। तो अभी एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक बनाया गया है, तो इसके पहले क्या होता था, इसके पहले स्टील के डिब्बे बनते थे जो ज़्यादा भारी होते थे, उनकी कैरिंग कैपेसिटी भी कम होती थी और कम मजबूत भी होते थे। तो जो एल्यूमिनियम का ये डिब्बा है ये ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा सामान कैरी कर सकता है और इसका आप आसानी से पूरा रिसाइकिल भी कर सकते हो। तो रेक देखो वही होता है जो जो पैसेंजर कोचेस होते हैं, फ्रेट वैगन्स होते हैं, रेल कार्स होते हैं, उनको ओवरऑल हम बोलते हैं एक रेक। तो एक रेक में 40 से 58 वैगन्स यानी कि डिब्बे हो सकते हैं। तो एक सिंपल टर्मिनोलॉजी है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी जो एल्यूमिनियम का रेक हम बना रहे हैं स्टील की जगह पे, ये हल्का है, इसका कार्बन फुटप्रिंट कम है और 100% रिसाइकलेबल है। इसे कोलैबोरेशन से बनाया गया है जिसमें बेस्को लिमिटेड वैगन डिवीजन है और हिंडाल्को है जो कि आदित्य बिरला ग्रुप का ही पार्ट है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल हाईवेज इंफ्रा ट्रस्ट नाई के इनविट्स के बारे में है। देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने यह बोला कि नाई का जो इनविट है वो 3800 करोड़ रुपीस और रेज करने वाला है मार्केट से, यानी कि लोगों से। अभी तक वो 1500 करोड़ जो अमाउंट है वो रेज कर चुके हैं मार्केट से, और ऐसा करने के लिए उन्होंने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स रिलीज किए थे मार्केट में, जिनका मैच्योरिटी पीरियड 24 ईयर्स तक का था, यानी कि लॉन्ग डेटेड मैच्योरिटी थी इनकी 24 साल तक की। अब देखो डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर अक्सर कंपनीज रिलीज करती हैं, आपको एक डिबेंचर मिल जाएगा और उसके बदले में आप कंपनी को पैसा दे देते हो। कुल मिला के आप एक कंपनी को कर्ज दे रहे हो बाय द डिबेंचर। तो डिबेंचर वो गारंटी है जिसमें लिखा होता है कि आपने इस कंपनी को कर्ज दिया है इतने का डिबेंचर खरीद के, उसके बदले में वो कंपनी आपको ब्याज यानी कि इंटरेस्ट देती है। ऐसा करके वो अपने शेयर्स बेचने से बच जाते हैं। तो डिबेंचर दो तरीके के होते हैं, एक होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर, जैसे 24 साल का डिबेंचर है ना, तो वो बोलेंगे कि चलो अच्छा 10 साल के बाद हम आपको ऑप्शन दे देंगे कि आप चाहो तो अपना डिबेंचर कंपनी के शेयर में कन्वर्ट कर लो, तो उसे कहते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं उसमें वो साफ साफ बोलते हैं कि देखो भाई आप हमको पैसा दे रहे हो, हम आपको ब्याज देंगे, हम शेयर वेयर नहीं देंगे कंपनी का, तो एंड ऑफ द डे आपको आपका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा और उस पर जो ब्याज आपको दे रहे हैं वो तो मिल रहा है। तो इसका मतलब होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, और 24 साल का मैच्योरिटी पीरियड मतलब लॉन्ग डेटेड मैच्योरिटी है इसकी। अब यहाँ पे एक मामला आ रहा है कि वो इनविट के माध्यम से पैसा निकाल रहे हैं। इनविट, अब इनविट क्या होता है, इनविट देखिए एक प्रकार का ट्रस्ट होता है। हमने यहाँ पे एक ट्रस्ट बना दिया, ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड जैसा होता है। जैसे आपको नहीं पता कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो आप म्यूचुअल फंड को पैसे दे देते हो, फिर म्यूचुअल फंड वाले स्मार्टली उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ कमीशन खुद रखते हैं, बाकी आपको प्रॉफिट देते हैं। इनविट बिल्कुल ऐसा ही होता है, इनविट एक ट्रस्ट है। अब यहाँ पे जो कई सारे लोग होते हैं जैसे कि कंपनीज हो गई, इंडिविजुअल्स हो गए, वो अपना पैसा इनविट में डालते हैं। अब इनविट म्यूचुअल फंड से इस लिहाज से डिफरेंट है बिकॉज जब आप इनविट में अपना पैसा डाल रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इनविट का फुल फॉर्म क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यानी कि जो पैसा इसमें जाएगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ही लगाया जाएगा। तो आपको पता होगा कि आपका पैसा जहां लगने वाला है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ही होंगे और उसके बाद आपको इसमें से फायदा मिलेगा। ऐसा ही जब रियल स्टेट के लिए ट्रस्ट बनाया जाता है ना तो उसको रीट्स बोलते हैं। तो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, उसमें जो पैसा उस ट्रस्ट में डालते हैं लोग, इंडिविजुअल्स, कंपनीज, वो पैसा रियल स्टेट में इन्वेस्ट होता है। तो कुल मिला के ट्रस्ट है म्यूचुअल फंड जैसा, जिसमें आप अपना पैसा लगाओ और ये रियल स्टेट में इन्वेस्ट होगा। इसके लिए एक रेगुलेशन लाया गया था 2014 में सेबी के द्वारा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014। इसके माध्यम से बताया गया कि किस प्रकार से इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर पे ही काम करता है। इसमें ट्रस्टी होते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, जो आपका पैसा सही से इन्वेस्ट करेंगे और आपको प्रॉफिट लाकर देंगे। अब ये जो नाई का इनविट है, इसमें जो पैसा लाया जा रहा है ये इसलिए हम इकट्ठा कर रहे हैं ताकि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है उसे सपोर्ट कर सके। अब जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इसमें ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स को पिक किया गया है उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें पहले से वो प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करते हो। मान लो एक कंपनी है, अब इसको और बढ़ाना है, तो इसे ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि कुछ भी नहीं है, नए सिरे से काम शुरू होगा, तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट होता है। ब्राउनफील्ड जब एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में आप पैसे डाल के उसे एक्सपेंड करते हो तो ब्राउनफील्ड होता है। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ब्राउनफील्ड सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लाई गई एक योजना है। तो नाई इनविट जो है इसे नाई के द्वारा इंडियन ट्रस्ट एक्ट के माध्यम से 1882 से स्टैब्लिश किया जाता है। सेबी इसके लिए रेगुलेशंस लाती है। और देखिए यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूव कर दिया नाई का इनविट दिसंबर 2019 में कि आप पैसा इकट्ठा करो और जो इंफ्रा फंड है उनको आप इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना इन्वेस्टमेंट करो।
तो इसे इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1982 के तहत स्टैब्लिश किया जाता है और इसके लिए रेगुलेशन 2014 में भी लाए गए हैं। तो ये तो मामला नाई इनविट का हो गया, उम्मीद करते हैं समझा होगा आपने। रिवीजन कर लीजिए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट इसे रिलीज करता है, शुद्ध रूप से गलत है। कौन कौन इन्वॉल्व है? यूएनडीपी और ओपीएचआई। मैंने आपको पहले ही आर्टिकल में ये बताया कि दो एंटिटीज इसमें इन्वॉल्व हैं, यूएनडीपी और ओपीएचआई, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आरटीआई एक्ट के एम्बिट में नहीं आते हैं, गलत है, आते हैं। ग्रीन क्रैकर्स काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने डेवलप किया है, सही है। एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक लोअर CO2 फुटप्रिंट है, 100% रिसाइक्लेबल है, ये भी सही है। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।